सो हेलो स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का लास्ट लेक्चर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज साइक्लोट्रॉन के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और हम लास्ट में पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप या फिर टॉर्क ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन होता क्या है? तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए। यानी किसी चार्ज पार्टिकल को हमें काफ़ी हाई वेलोसिटी से हमें एक चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो हम किसी का यूज करेंगे? हम यूज करते हैं एक डिवाइस का जिसका नाम होता है साइक्लोट्रॉन। दिख रहा होगा का यहाँ पर आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ चार्ज पार्टिकल से गोल घूमता हुआ फाइनल क्या कर रहा है, वो किस पाथ से बाहर आ रहा है। वो तो देखोगे वो इस पाथ से ऐसे बाहर आ रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से वो सेंटर में पॉइंट होगा, वहां से स्टार्ट होता है और कुछ इस टाइप से पाथ फॉलो करते हुए दिखेगा कि आपको वो ऐसे फाइनली बाहर निकल जाता है। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? इस डिवाइस को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, बगल दिख रहा होगा क्या क्या होता है इसमें। क्या होता है इसमें? दो टाइप के डी बने होते हैं। डी मतलब डी शेप का दो डिस्क बना होगा। एक डिस्क उसको हाफ पार्ट में काट कर दो तो क्या बन जाएगा, उसे बोलते हैं डी। ठीक है, दिख गया ऊपर हाफ पार्ट में कटा हुआ डी। ठीक है, बीच में क्या होता है? बीच में आपका गैप होता है। ठीक, उसका देखिए क्या था, ये बीम है। बीम कौन है? ये बीम सेम है ना, ये बीम दोनों सेम है। तो क्या होता है कि सेंटर से कोई चार्ज पार्टिकल को हम क्या कराते हैं, ऐसे इस टाइप से हम इसको कराते हैं एक्सेलरेट। ठीक है, एक्सेलरेट कैसे होगा वो बाद में बात करेंगे कि वो कैसे एक्सेलरेट होता है। लेकिन फाइनली इस पाथ को इस टाइप से फॉलो करते हुए क्या करेगा, यानी वो हर पाथ में घूमते जाएगा। जैसे घूमेगा उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, इसकी स्पीड काफी हाई स्पीड हो जाएगी, और काफी हाई स्पीड से क्या करता है फाइनली इस पाथ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। इसमें क्या क्या होता है, इसमें याद रखना, इसमें दो टाइप की फील्ड होती है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो समझो कि यहाँ पर क्रॉस बना हो, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। चाहे तो इसको आप क्रॉस बना लो, नहीं तो चाहो तो आप इसको डॉट भी बना सकते हो। चलो हम बनाते हैं। जो हमारे पास डायग्राम बना है मैंने बगल में, वो कैसा है? वो डायग्राम हमारा डॉट का नजर आ रहा होगा, येलो कलर का। ये डॉट डॉट बना है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब ये बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड है। पता था, मैंने बताया था आपको डॉट क्या होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है। डॉट मतलब आउट ऑफ द पेपर और क्रॉस का मतलब इनटू द पेपर। ठीक है, नहीं पढ़ा एक बार जाके मेरे लेक्चर को देख लें। यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर एक बनाता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर काम होता है कि यहाँ पर जो दो डी है उनके बीच को क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। यानी एक समय क्या होगा, पहले ये पॉजिटिव होगा तो नीचे का तब नेगेटिव होगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। इस टाइप से क्या करता है ये काम, ऑसिलेटर काम होता है ऑसिलेट कराना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करना। अब ये पूरा कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है, पूरा का पूरे कंबाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड के फॉर्म में क्या होता है, ये पाथ इसका एक्सेलरेट होता है। कैसे होता है याद रखना। तो कुछ पॉइंट याद है, जो बात याद रख लो, है ना। उससे पहले बात करते हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल और आयन इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन इन हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है साइक्लोट्रॉन में, याद रखना दोनों बात। ठीक, it get accelerated and acquire sufficiently large amount of energy, है ना। उसके पास काफी हाई एनर्जी आ जाती है। हाई एनर्जी आ जाएगी तो दैट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि आयंस का मास तो फिक्स है, मास तो चेंज नहीं कर सकते, तो क्या बढ़ेगा? अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो पूछा जाए कभी कभी, यहाँ पर दो पॉइंट याद रखना कि सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं टू चेंज इट्स वेलोसिटी। क्या कहते हैं? टू चेंज इट्स वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बताओ अब मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? तो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है यहाँ पर टू मूव आयन, है ना, और पार्टिकल, है ना। आयन या पार्टिकल का काम क्या होता है? आयन या पार्टिकल को इन ए सर्कुलर पाथ, है ना। हमने बताया था मैंने कि किसी भी सर्कुलर पाथ में, है ना, किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर कोई
मैग्नेटिक कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या होता है, उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ये क्यों होता था, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैंने बताया था कैसा होता था वो। तो पूछा जाएगा कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, तो इसकी स्पीड को बढ़ाना, यानी इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना। और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, उसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाते रहना। ये पूरा काम किसका है, साइक्लोट्रॉन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव काम में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन कभी नहीं आता। ठीक है, बात करते हैं आगे हम। कह रहा है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है ना, कि हम साइक्लोट्रॉन का यूज कहाँ करते हैं। तो कहता है साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज्ड, साइक्लोट्रॉन का यूज कहाँ नहीं कर सकते हैं, टू एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, अनचार्ज्ड, तो अनचार्ज पार्टिकल को आप यूज नहीं कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, और साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का भी यूज नहीं करते हैं साइक्लोट्रॉन में। दो पॉइंट याद रखना, ना ही न्यूट्रॉन ना ही इलेक्ट्रॉन को हम यूज नहीं करते हैं। तो किसका यूज करेंगे साइक्लोट्रॉन में, तो हम यूज करेंगे ओनली प्रोटॉन्स का। याद रहेगा बात, हम ओनली प्रोटॉन्स का यूज करेंगे, प्रोटॉन्स यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि पॉजिटिव आयंस, या फिर बोल सकते हो आपकी पॉजिटिव आयंस। आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था एक दो। ठीक है, या तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, या फिर आप बात करते हैं पॉजिटिव आयंस, इसका यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन में। बात समझ आ गई, यही आपसे एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं, अब कहते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग एलिमेंट, है ना। बता रहा हूँ क्या क्या है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग एलिमेंट। जैसे मान लो मेरे पास एक वायर हो गया है, ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि जिसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है ना, कुछ इस टाइप से। ये किसका डायरेक्शन हमारा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है कि इस पर फोर्स कैसे लगेगा, है ना। तो फोर्स कैसे लगता है, इसको कैसे निकालते हैं हम। तो इसका मेथड क्या होता है आपको, कि इस वायर के दो एंड पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइंट कर दो। ज्वाइंट कर दिया, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को इसके पॉइंट पर ले आओ, एकदम स्ट्रेट। कहीं क्रॉस करेगा और कहीं पे एंगल बनेगा, हाँ ये एंगल बना, है ना, ठीक है। और ये इसकी होती है इफेक्टिव लेंथ एल, है ना। वायर कैसा भी हो, टेढ़ा बड़ा क्यों ना, वैसे उसका एंड पॉइंट को, दो पॉइंट को ज्वाइंट करो स्ट्रेट लाइन से, वही उसकी इफेक्टिव लेंथ बन जाएगी। तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है ना, इन दो लेंथ के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है आई इंटू एल क्रॉस पी, यानी इस वायर में से जो करंट अगर आई फ्लो कर रहा होगा, तो आई इंटू इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा फोर्स होगा, इस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर आप यहाँ पर अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे, तो आप कैसे चलोगे, हमेशा चलना इधर से ऐसे चलो, हाथ पे ऐसे टर्न करो, और थंब देखो कहाँ रहा, थंब आपका आएगा बाहर, स्क्रीन आपके मोबाइल स्क्रीन से बाहर की ओर आपका थंब आता हुआ दिखाई देगा। यानी जो आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो फोर्स डायरेक्शन कैसा होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, डॉट, मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन, इस आपके स्क्रीन से बाहर तो आपका थंब दिखाई देगा, मतलब वो आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसको हम किस चीज से और भी दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। क्या करना है लेफ्ट हैंड रूल से, अपना लेफ्ट हैंड लो और उसके आपके तो तीन फिंगर्स हैं, है ना, उसको जैसे डायग्राम दिखाया गया वैसे करो, परपेंडिकुलर कर लो। ठीक है, एक आपका इसे बोलते हैं लोग इंडेक्स फिंगर, ठीक है, जो आपके अंगूठे थंब के बगल में होगा, ये हो गया आपका थंब, ठीक है, और ये हो गया आपका मिडिल फिंगर। ठीक है, ऐसे कर लो। तो कहता है कि अगर मिडिल फिंगर शो करता है अगर आपका करंट को, देखो यहाँ पर करंट को, अगर आपका इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेट के या फिर मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को, तो आपका थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा हमेशा फोर्स को। बात समझ आ गई, ये आपका शो क्या करेगा, हमेशा फोर्स को शो करेगा। बात समझ गई। तो कभी भी पूछा जाए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ठीक है। इफ यू प्लेस परपेंडिकुलर फिंगर्स thumb, index and middle finger, and if middle finger represent current and index finger represent magnetic field, then thumb will represent force। ठीक है, जो मैंने कहा इसको अपने सुनकर ऐसे कॉपी में अपने लिख लो सेंटेंस के फॉर्म में।
ठीक है, नहीं तो आपको एनसीईआरटी में इसका मिल जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन नहीं आता एग्जाम में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बस इसका यूज कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे फोर्स, निकालो आई इंटू एल इंटू क्रॉस बी करके। ठीक है, चलो थोड़ा बात करते हैं इसमें और, है ना। तो ये तो हो गया हमारा फोर्स, यानी इसको आप सकते हो एफ इक्वल टू लिख सकते हो आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो फोर्स कब होगा मैक्सिमम, अच्छा पहले बात करते हैं फोर्स जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए। जब थीटा जीरो होगा उसमें फोर्स जीरो। और दूसरा फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आई इंटू एल इंटू बी, ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू हो जाए 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, उस समय फोर्स कितना हो जाएगा आपका इंटू आई ए इंटू एल इंटू बी। और यही आपका हमेशा मैक्सिमम फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आई इंटू एल इंटू बी। ठीक है, याद आएगा बात अच्छे से, एक बार देख लो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके फिर से देख लेना। हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में जो इसी से रिलेटेड है हमारा, है ना। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं तो उनके बीच में फोर्स क्या लगता है, फोर्स रिलेशन क्या होता है, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ये आपसे पूछा जाता है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार तो एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, फिक्स है, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहना फिक्स है 100%। ठीक है, समझना अच्छे से क्या कर रहा है। देखो मान लो एक करंट I1 फ्लो कर रहा है, दिख रहा है I1, ठीक है, ऊपर करंट जा रहा है। तो डी डिस्टेंस पर बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो क्या करना है, थंब को इधर रखना है, थंब को करो आप जिधर करंट फ्लो करा उधर करो। ठीक है, और हाथ को आप कर्ल करो, थंब को ऊपर ऊपर रखो, जैसे मैं बताया था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, उसके अकॉर्डिंग आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी यहाँ पर क्रॉस एट डी डिस्टेंस पर, है ना। जहाँ पर ये वायर I2 रखा हुआ है, जहाँ पर करंट एक वायर जिसमें से करंट I2 फ्लो हो रहा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर आएगा, क्रॉस अंदर की ओर। ठीक, अभी मैंने क्या कहा था कि आई यही इसका लेंथ हो गया, है ना। जिधर करंट फ्लो होता है उधर ही उसका लेंथ का डायरेक्शन होगा, याद रखना। ठीक है, तो लेंथ का डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे ऊपर। ठीक, अब एल इंटू बी, एल क्रॉस बी करना, लेंथ ऊपर करो, ठीक है, या फिर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज करो, और फिर देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर आता है। तो आपका जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो कुछ करीब इधर आएगा, फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा। नहीं समझ आया, अभी आगे समझाएंगे अगले, अभी नेक्स्ट आप स्लाइड देखना, आप बातें एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो कह रहा है व्हेन टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट्स I1 एंड I2 प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस d, एंड d डिस्टेंस पर दो मैंने पैरेलल वायर रखा है, एक में करंट I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे में I2 करंट फ्लो हो रहा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है। देन ए म्यूचुअल फोर्स एक्ट बिटवीन द वायर्स, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 इंटू L। ठीक है, या इसको हम कैसे निकालते हैं, जहाँ पर L होता है लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर जिस पर हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं, है ना। हम चाह रहे हैं कि I1 वाला जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 पर कितना फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू है ये। ठीक है, तो यानी जो हमने लेंथ लिखा है वो लेंथ किसका है, वो हमारा सेकेंड वायर का लेंथ है, जिसको हमने मान लो स्मॉल एल से दिखा दिया, किससे, स्मॉल एल से। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स डिवाइड बाई एल करोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं, F को बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F की वैल्यू हो जाएगी, ये देखना, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 डिवाइड बाई डी। ठीक है, क्या यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ वैलिड है, हाँ न्यूटन्स का थर्ड लॉ वैलिड है। क्या है, ये वैलिड है। फॉर्मूला एकदम याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, दो वायर दिया जाएगा और दोनों में से करंट फ्लो कर रहा होगा, I1 I2 के लिए गिवन होगी, और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन होगा, आपसे फोर्स पूछा जाएगा। ठीक, अब फोर्स का नेचर दो होता है, मैंने बताया था, फोर्स हो सकता है या अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अब यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखो कुछ ऐसा हो रहा है, मैंने बताया था कि पहला एक हमारे पास वायर है जिसमें से I1 में से करंट I1 एक वायर है, पहला वायर जिसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है, उसके बगल में एक दूसरा वायर जिसमें से I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कह रहे इस I1 के चलते क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है क्रॉस ऐसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है देखोगे, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है तो इस पॉइंट पर
है ना, जहाँ पर वायर रखा है I2, इसमें से I2 करंट फ्लो हो रहा है, वहां पर देखो मल्टीपल डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, ठीक है, I करंट किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो I से B की तरफ जाओ, है ना, हाथ को कर्ल करो और I से B की तरफ जाओ, तो आपका थंब किधर आएगा, थंब का डायरेक्शन आपका ये होगा F1, ठीक है, F1, ठीक है। और जो मैंने बताया था फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए कितनी होगी, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर, मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिया r होगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, d होता तो क्या लिखते हैं, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई d, ठीक है, ये होता हमारा फोर्स डायरेक्शन। अब कह रहा है यहाँ पर फोर्स कैसा लग रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ठीक है, तो देखो यहाँ पर फोर्स कैसे का दिखा दोनों, आप जब वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी अगर सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में करंट हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। छोटा सा लेक्चर है, मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, नहीं तो इस लेक्चर को समझाने में मुझे 1 घंटे का टाइम लगता है पूरा, इस पूरे लेक्चर को समझाने में, ठीक है। वो हम ऑफलाइन क्लास में कर सकते हैं, ऑनलाइन में इतना पॉसिबल नहीं होगा, जब तक सामने स्टूडेंट ना हो, तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देख कर बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए क्वेश्चन में से, और इस बार इसमें से कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक में से, ठीक है। तो कुछ याद रखते हैं कैसे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा था कि देखो, इफ कंडक्टर्स कैरिज करंट इन द सेम डायरेक्शन, यानी अगर दोनों में से सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, कैसे, इस टाइप से देखो, करंट ऊपर I1 फ्लो कर रहा है, दूसरे वाले में करंट I2 ऊपर फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा होगा, हमेशा अट्रैक्टिव, यानी अट्रैक्शन होगा फोर्स दोनों वायर के बीच में, दोनों वायर हमेशा दूसरे के सामने आना चाहेंगे, याद रहा, ठीक है। अगर कंडक्टर्स कैरिज करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव, यानी अगर एक का डायरेक्शन ऊपर है, I1 ऊपर जा रहा है और I2 नीचे जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो करंट होता है, यानी दोनों के बीच में जो करंट वायर के बीच में जो फोर्स होता है, वो किस नेचर का होता है, वो होता है रिपल्सिव नेचर का। कैसा नेचर का होगा, वो होगा आपका रिपल्सिव नेचर का, याद रखना। सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइक करंट, लाइक करंट मतलब सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करता है तो अट्रैक्शन, और अनलाइक करंट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है, यानी एक ऊपर और दूसरा नीचे, तो उस केस में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, याद रखना। फिर से बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन है आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यही पूछा जाता है बार बार ऑब्जेक्टिव में, 100% क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सन का। और दूसरा क्या पूछा जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू, है ना, इसकी कितनी थी, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई टी, ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। अब बात करते हैं हम आगे, वॉल्यूम याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, और ये फोर्स का डायरेक्शन याद रखना। अब बात करते हैं कुछ इस टाइप से, देखो कि अगर किसी करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो क्या करता है, वो रोटेट करता है, दैट मीन्स कि उस पर क्या लगता है, एक टॉर्क लगता है, ठीक है। और ऐसा ही हमारा होता है डायनेमो, जो यहाँ पे हमारा यूज करते हैं जनरेटर, कैसे वर्क करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कुछ इसी मेथड से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। चाहे आपका विंड मिल हो, विंड मिल में क्या होता है, पंखे घूमते हैं, तो उससे क्या होता है, विंड मिल से पंखे घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है पूरा कुछ इस टाइप से है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी करंट कैरिंग लूप को आप रखोगे तो क्या करता है, वो रोटेट करता है। और रोटेट कब करता है, जब उस पर टॉर्क लगे, ठीक है। घूमने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आघूर्ण बल बोलते हैं, है ना, टॉर्क। तो क्या लगना चाहिए, उस पर टॉर्क लगना चाहिए, उस पर आघूर्ण बल लगना चाहिए, यानी कब, जब किसी भी करंट कैरिंग लूप को, याद रखना, एक लूप को कब रखोगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तब वो घूमेगा, ठीक है, और उस पर एक टॉर्क लगेगा। अब इस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रहा होगा, है ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया डायरेक्शन कुछ इस टाइप से, और उसके बीच में क्या रखा है, एक लूप रखा हुआ है, करंट कैरिंग लूप, याद रखना, करंट कैरिंग लूप होता है मतलब एक ऐसा लूप जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहा है, एक करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है, दिख रहा है एरो बना हुआ, ये क्या है, इसमें जो मैंने येलो कलर से बनाया वो एक वायर है, एक लूप है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो क्या करता है, ये रोटेट करेगा, है ना, ये क्या करेगा, ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या करना का शुरू कर जाएगा, ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ऐसे, है ना, घूमेगा ये इसके चारों, ठीक है, अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो घूमेगा तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं,
तो बात करते हैं टॉर्क के लिए कितनी होती है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIA/B sin थीटा, ठीक है। एन क्या होगा बात करते हैं, एन को बोलते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। इनको क्या बोलते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इन द लूप, मतलब जैसे स्प्रिंग कैसा होता है, स्प्रिंग देखो तो बहुत सारे टर्न बने होते हैं, बहुत सारा राउंड 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 बन के स्प्रिंग बनता है। वैसे समझ लो कुछ इस टाइप से, अगर बहुत सारे टर्न बने हो तो क्या बोलेंगे, तो जो टोटल नंबर टर्न्स होंगे उसको काउंट करो तो होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, इन द लूप। लूप में कितने टर्न्स बने उसको बोलते हैं एन। आई हो जाएगा जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो आई हो जाएगी। ए हो जाएगा इसका एरिया, है ना, ये एरिया पूरा एरिया बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करके एरिया निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया भी निकालना पड़ेगा आपको उसका लेंथ इनटू ब्रेथ करके। अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकालोगे। और दूसरा आता है साइन थीटा, है ना। साइन थीटा मतलब कि कितना एंगल बन रहा है किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग लूप के बीच में, है ना। याद रखना मैंने बताया था कभी आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया होगा कि हर एरिया का अपना, है ना, एरिया का भी क्या होता है एक वेक्टर होता है जो उससे क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, नहीं हमेशा 90 डिग्री पे क्या बनेगा उसका एक एरिया वेक्टर बनेगा, है ना। एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बात समझ आएगी क्या होता है सरफेस के हमेशा, सरफेस के हमसे क्या होगा वो परपेंडिकुलर होगा, है ना। कुछ इस टाइप देख लो कि अगर ये आपका सरफेस हो गया तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। समझ आ गई, ये हो गया एरिया वेक्टर। तो इस एरिया वेक्टर और मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, ठीक है, मान लो ब्लू कलर से बनाया मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, है ना, ये होता है थीटा। तो एरिया वेक्टर मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन जो होगा हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, वो एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो NIA/B साइन थीटा लिखोगे, ठीक है। NIA/B मैंने कहा ए वेक्टर है तो AB साइन थीटा बोल सकते हो A×B। और NIA को हम किस नोट करते हैं M से। M को लोग क्या बोलते हैं, इसे लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है I × N × A के। इसे क्या बोलते हैं लोग, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो करंट, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहाँ पे जिसको आप मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ए क्या होगा, इसे बोलते हैं एरिया वेक्टर, जो कि क्या होता है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द सर्किट वेयर द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एरिया आप निकालना, मैं बताया कैसे निकालते हैं, वैसे आपसे एग्जाम में बहुत पूछा नहीं पूछा जाता है, ना डीप में नहीं पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बस इसका फॉर्मूला पूछा जाता है ना। तो टोटली क्या होती है NIA/B साइन थीटा, मतलब ये नंबर ऑफ टर्न से डिपेंड करेगा। अगर 1 टर्न है तो सिर्फ IA/B साइन थीटा, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए मतलब ओनली एक टर्न है। I हो जाएगा करंट कितना फ्लो कर रहा है, A हो जाएगा उसका एरिया, ठीक है। B हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और थीटा हो जाएगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। बात समझ आ गई अच्छे से। तो मैं लिख देता हूँ थीटा क्या है, थीटा को बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम लोग एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को क्या बोलोगे आप, एंगल बोलोगे, ठीक है। जब इसे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो उस पर ध्यान दूंगा, तब मैं आपको और चीजें क्लियर करा दूंगा। जब इसे मैं MCQ क्वेश्चन कराऊंगा तब वहां पर आपको अच्छे से क्लियर होगी। अभी फिलहाल याद रखना कि एरिया वेक्टर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और ना, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा। कभी भी सरफेस और यानी सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मत ले लेना। सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो और उस लाइन से मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल निकालना। बात समझ आ गई। ये हो गया हमारा फॉर्मूला टॉर्क का। टॉर्क का याद रखना, टॉर्क के लिए क्या करनी है, M××B, यानी M होता है NIA×B। M को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। बात करते हैं कितनी कितनी वैल्यू होगी, तो मैंने बताया टॉर्क के लिए कितनी NIA×B, इसको तो टॉर्क की वैल्यू M×B, ठीक है। अब जब अगर एंगल थीटा कितना हो जाए, अगर एंगल थीटा के लिए 0 डिग्री हो जाए, दैट मीन्स उसमें टॉर्क कितना होगा, थीटा के लिए 0 तो
साइन थीटा के लिए कितनी हो जाएगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और साइन 0 के लिए 0 हो गई, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0। क्यों, क्योंकि टॉर्क के लिए कितनी थी, टॉर्क की वैल्यू होती है एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, दिस इंप्लाइज साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब साइन थीटा के लिए अगर 0 हो जाए तो पूरी कितनी हो जाएगी, टॉर्क 0 हो जाएगी। ये कब होगा, व्हेन प्लेस ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, है ना। अब कैसा डायग्राम बनाते हैं इसको, देखो ऐसा कह रहा है, जब आपका ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है, जब इसके परपेंडिकुलर कौन हो, इसके परपेंडिकुलर हो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी इधर हो जाए। ठीक, ये तो बी का डायरेक्शन है। अब बताओ एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो मैंने कहा था एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन ऐसा होता है, एरिया के परपेंडिकुलर। अब दोनों बीच क्या, दोनों एरिया और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। तो उसमें कितना टॉर्क लगता है, 0। याद रखना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन की, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन करने का मतलब है कि उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 तो साइन 0 डिग्री के लिए 0, तो टॉर्क भी 0। बात करते हैं सेकंड पार्ट, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। जब थीटा होगा 90 डिग्री, उस केस में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो टॉर्क की कितनी हो जाएगी, एन आई ए बी, है ना। क्या हो जाएगा टॉर्क की वैल्यू, एन आई ए बी हो जाएगा आपका टॉर्क, और ये मैक्सिमम टॉर्क लगता है। और ये कब होगा, ये कब होगा, व्हेन प्लेस ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, है ना। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि जब आपका अगर सरफेस, है ना, कह रहा है व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, तो ये प्लेन हो गया फील्ड, ठीक है। और फील्ड क्या हो जाएगा, कह रहा है फील्ड क्या हो, इसके पैरेलल हो कुछ इस टाइप से, या मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्लेन में लाई कर रहा है दोनों मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्लेन के इस प्लेन में लाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इस केस में अभी हमारा एरिया वेक्टर किधर डायरेक्शन है, मैंने कहा था एरिया डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे। तो देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, है ना। तो पॉइंट याद रखना, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड देन टॉर्क की वैल्यू होती है एन आई बी, और व्हेन प्लेस ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड तब टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। देखना समझना डायग्राम देख के, ठीक है, बात समझ आ जाएगी। और इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज के टाइम पे लास्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट, हम स्टार्ट करें मैग्नेटिज्म। तो जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी हमारा वेबसाइट है, ब्लॉग है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करो, वहाँ पर आप सारा पीडीएफ मिल जाएगा, शर्मा गेस पेपर, वर्मा गेस पेपर, सबके डिटेल सॉल्व सॉल्यूशन मिल जाएंगे वहाँ पर पीडीएफ, और आपको वहाँ मिल जाएगा इसका वीडियो भी, और जो भी क्लास लेक्चर हो रहा है उसका भी वीडियो कहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा आपको, उस ब्लॉग में। वो आपको उसका लिंक कहाँ मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन करो, वहाँ से आपको लिंक क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म, उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद अब वो कराएंगे हम इस चैप्टर का पूरा एमसीक्यू जो लास्ट ईयर मॉडल सेट में आए हुए थे।